पिछले वीडियो में हमने बात करी सोनम वांगचुक सर के बॉयकॉट चाइना प्लान की क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सॉल्यूशन है। लेकिन हमने अपनी वीडियो में सॉल्यूशन जो 20% चैलेंज है उसके बारे में सिर्फ लास्ट 1 मिनट बात करी और प्रॉब्लम्स के बारे में 17 मिनट्स बात करी। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और उससे पहले कंक्लूड मत करिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने बोला बॉयकॉट चाइना करने की पहली प्रॉब्लम यह है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि चाइनीज कंपनी कौन सी है। एक जो चाइनीज फिनिश गुड्स हैं या उनका सॉफ्टवेयर है, या दूसरा इंडियन कंपनीज जो चाइनीज रॉ मटेरियल या पार्ट्स लेती हैं, या तीसरा जो इंडियन कंपनीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेती है। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेने वाली इंडियन कंपनीज को हम बॉयकॉट करने लगे तो हमको ओला, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी ऐसी अनेकों स्टार्टअप्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर हम ये कर देंगे तो इन्होंने जितना भी सिस्टम आज तक सालों में कैश बर्न करके बनाया है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कई लोगों ने बोला ऐसा करते हैं जो नया पैसा लेगा उनको बॉयकॉट करेंगे। तो आप समझ नहीं रहे, अगर आपने ऐसा किया तो स्टार्टअप्स को जो बहुत पैसा चाहिए होता है कैश बर्न करने के लिए, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप चेक करें जियो जैसी कंपनी को भी आप जब अपना स्टेक बेच रही है तो बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, अपना स्टेक बेचना पड़ रहा है। और अगर ये आप बोलें कि ठीक है बाहर से किसी भी कंपनी से ले लो लेकिन चाइनीज कंपनी से नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स में कंपटीशन कम हो जाएगा तो हमारे स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन ठीक नहीं मिलेगी। फिर हमने बात करी वो इंडियन कंपनीज की जो रॉ मटेरियल लेती हैं बाहर से या पार्ट्स लेती हैं बाहर से, तो हमने बोला उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। बजाज 70 कंट्रीज में अपनी टू व्हीलर एक्सपोर्ट करती है, टीवीएस 60 कंट्रीज में अपना टू व्हीलर एक्सपोर्ट करता है। और ये एक्सपोर्ट इसीलिए कर पाता है क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से सस्ते मिलते हैं। अगर ये सस्ते प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाए तो वो शायद बाहर कॉम्पिटिटिव रहेंगे ही नहीं। टाटा, महिंद्रा सब बाहर से पार्ट्स लेके ही दुनिया को अपना सामान बेच पाते हैं। एक एग्रीकेमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात करी जिसमें पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। इंडिया में इन सब की प्रोडक्शन $5 बिलियन की है। आप जान के हैरान होंगे $5 बिलियन में से $2.5 बिलियन हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट का 50% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इन सब कंपनीज को बोलने वाले हैं कि बॉयकॉट करना है, चाहे इंडियन महंगा मिलता है तो कोई बात नहीं, तो क्या ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रह पाएंगी? फिर हमने बात करी वो कंपनीज की जो चाइनीज ब्रांड ही है, फिनिश गुड्स ही चाइनीज हैं, उनको क्यों नहीं बॉयकॉट किया जाए। तो शायद मेरे ख्याल से मुझे समझाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हुई और लोगों को डाउट भी इसी में ज्यादा थे। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप चाइनीज सस्ता ना खरीद के इंडियन महंगा खरीदते हैं तो प्रॉब्लम यह हो जाती है कि कंट्री का सेविंग रेट कम हो जाता है। तो कई लोगों ने बोला इसके ऊपर क्वेश्चंस किए और यह क्वेश्चन था कि सेविंग रेट तो कम हो जाता है बट पैसा तो इंडिया में रहता है, जॉब तो क्रिएट होती है। तो आप गलत समझ रहे हैं, जॉब क्रिएट नहीं होती, जॉब कम हो जाती है। समझते हैं कैसे। आप अगर कल से सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दें, महंगा खरीदना स्टार्ट कर दें तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ गया तो आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, गरीब आदमी को महंगाई से बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करना पड़ेगा। अगर हमने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ऊपर किया तो नई कंपनीज को लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, नई कंपनी स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा और जॉब क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, अगर लोन महंगे हो गए तो आप कार नहीं खरीद पाएंगे, आप घर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आप घर और कार कम खरीदेंगे तो जॉब कम हो जाएंगी। तीसरा, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए तो हमारी कंपनीज जो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए पैसा महंगा हो जाएगा और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी कंपनी से कंपीट करेंगी तो कंपीट नहीं कर पाएंगी, एक्सपोर्ट जॉब्स भी हम लूज कर देंगे। तो ये बात थी कि अगर आप इंडिया में पैसा रखते भी हैं और महंगा खरीद लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाएंगे, धीरे धीरे आपकी जॉब खत्म होते जाएंगी। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि अगर ऐसे ही हम चाइनीज खरीदते रहे, इंडियन ना खरीदे, उनको मौका ना दें, कॉस्ट नीचे करने का मौका ना दे, R&D करने का मौका ना दे, तो हम इकोसिस्टम कैसे डेवलप करेंगे। तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। इकोसिस्टम बॉयकॉट करके डेवलप नहीं होता। इकोसिस्टम को डेवलप करने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आज लेबर की कॉस्ट चाइना में बढ़ गई है, इंडिया की लेबर की, मैन्युफैक्चरिंग के लेबर की कॉस्ट कम है, फिर भी हम उनसे कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। जब हम सामान बनाते हैं, उसको भेजना होता है इधर उधर, उसकी कॉस्ट चाइना में बहुत कम है और इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इकोसिस्टम तब बनेगा जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे। इकोसिस्टम तब बनेगा जब लैंड एक्विजिशन हमारा इजी होगा। कंपनीज को लगेगा कि अगर लैंड ली और अगर केस में फंस भी गई तो लैंड हमारा केस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम है। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉयकॉट करके इकोसिस्टम बन जाएगा तो याद करिए 1991 तक इंडिया रिलेटिवली एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो क्या 1991 तक हमने
हमने इकोसिस्टम बना लिया था। अगर आप चेक करें तो 1991 तक बॉयकॉट करने की वजह से, इंपोर्ट्स बाहर से बंद करने से हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि 1991 में हम तबाह हो गए थे। 1991 में लिबरलाइजेशन करके हमने इकोनॉमी को ओपन किया और वहीं से हमारी ग्रोथ शुरू हुई। क्या आप लोग बॉयकॉट करके ये बोल रहे हैं कि हम फिर से 1991 के ईरा में जाने वाले हैं? 1991 में जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई तो हमने रियलाइज किया कि हम कंप्यूटर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन बाहर से कंप्यूटर लेके हमने इंफोसिस जैसी, टीसीएस जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। फिर किसी ने मुझे ये आर्गुमेंट दिया तो ऐसे तो कभी इंडिया सेल्फ रिलायंट बन ही नहीं पाएगा। तो आप लोग ये सेल्फ रिलायंट वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सेल्फ रिलायंट नाम की कोई चीज नहीं होती। किसी ने बोला जापान तो आज सेल्फ रिलायंट है, आपको एक गलत फहमी है। जापान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें से $600-700 बिलियन का वो इंपोर्ट करता है। और जान के हैरान होंगे उसका सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से ही आता है। इनफैक्ट चाइना जो है, चाइना खुद $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन $2.1 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है। तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सेल्फ रिलायंट नाम की कोई चीज नहीं होती। आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं इंपोर्ट से, वो कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है रादर देन इंपोर्ट बॉयकॉट करना है। फिर किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया मेरे को कमेंट सेक्शन में कि अगर कोई हमारी मदर के साथ या सिस्टर के साथ इल ट्रीटमेंट करता है, हमारा कोई नेबर, तो क्या उससे हम बिजनेस करते रहेंगे थोड़ा बोड़ा कि ये सोच के कि बेसिकली कि हमारे लिए नुकसान हो जाएगा इकोनॉमिक्स में? तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स उससे रिलेट आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि अगर कोई इल ट्रीटमेंट करता है नेबर तो आप बिल्कुल ही बिजनेस टाइज तोड़ देंगे। तो क्या आप चाइना के साथ पूरे टाइज तोड़ रहे हैं? हम नहीं तोड़ रहे हैं। जो बॉयकॉट करने की बात भी कर रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि 2 साल ले लेते हैं, 3 साल ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। तो अगर कोई इल ट्रीटमेंट हुआ होगा तो क्या हम उसको 2 साल 3 साल तक इसका बिजनेस कर रहे होंगे? दूसरा आपको समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में आप किस किस को बॉयकॉट करेंगे। आज नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर इशू फिर से हो रहा है, क्या उसको बॉयकॉट करेंगे? कनाडा कभी खालिस्तान वालों की तारीफ कर देता है, क्या उसको बॉयकॉट करेंगे? पाकिस्तान को कभी अमेरिका पैसा दे देता है, क्या हम उसको बॉयकॉट करेंगे? हम किस किस को बॉयकॉट करेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा और बहुत दिमाग से, शांत दिमाग से होकर ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं रह गया तो लोगों ने मेरी नेशनलिटी में सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला चाइनीज फ्लैग क्यों नहीं लगा लेते, किसी ने चाइनीज एजेंट बोला। बट मेरे को इन सब लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं जब युद्ध को गुस्सा आता है तो ऐसा ही होता है। मैं बस उस युद्ध को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने गुस्से की डायरेक्शन बॉयकॉट की जगह चेंज करके उसको प्रोडक्शन पे लगाइए और हमारा 20% चैलेंज लीजिए। और वो 20% चैलेंज क्या है? अब लॉकडाउन जब खुल रहा है और हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, जब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या मैं और आप एक दूसरे को मिलकर ये चैलेंज दे सकते हैं कि अब हम लॉकडाउन के बाद जब काम चालू करेंगे तो पहले से या तो 20% ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या 20% सस्ता प्रोड्यूस करेंगे दिमाग लगा के, या 20% बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्या सारे जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जिनमें आप में से जितने भी लोग थे जिन्होंने मेरे अगेंस्ट कमेंट किया, मैं ये मानता हूं कि आपका पेट्रियोटिज्म मेरे से ज्यादा ऊपर होगा। इनफैक्ट मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हिंदुस्तान में मेरे से कई गुना ज्यादा पेट्रियोटिक लोग हैं। मैं बस उन पेट्रियोटिक लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आप मेरा चैलेंज लेने को तैयार हैं? क्या आप ये बोलने को तैयार हैं कि चाहे कल 8 घंटे के बजाय कल से ऑफिस में 12 घंटे काम करना पड़े, लेकिन आप ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए काम करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब कि कब तक सारा बोझ लड़ाई का हम अपने जवान पे डालते रहेंगे। उसके अंदर से बोझ उठाइए, 21वीं सदी की लड़ाई लड़िए। 21st सेंचुरी की लड़ाई बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएगी, हमारे ऑफिस में लड़ी जाएगी। और मैं मानता हूं मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री मेरा बैटलफील्ड है और ये बैटलफील्ड हम छोड़ के नहीं जाएंगे। जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है एक तरीके से अपनी बैटलफील्ड छोड़ के जा रहे हैं। और जब आप बॉयकॉट करके पीछे जाएंगे तो जो आपका दुश्मन है वो एक्सपोर्ट की मार्केट में और तेजी से कैप्चर कर लेगा और आप और पीछे हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बैटलफील्ड छोड़ के जाए, क्योंकि आपके बिना हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। अब बात करते हैं ये 20% चैलेंज क्या है और हम सब अपने लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। अगर स्टूडेंट मेरे को पूछे कि मैं कैसे क्या इंप्रूव करूं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर एक आदमी आज से कुछ 20% इंप्रूव करेगा। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? 20% एक्स्ट्रा पढ़ाई। और पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज की करें, पढ़ाई करिए इनोवेशन पे। दुनिया में क्या नई चीजें बन रही हैं, क्या आप कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस डालिए कि मैं ये इनोवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए। जो लोग इनोवेट नहीं कर सकते वो इनकी मदद करिए अगर आपको लगता है उनका इनोवेशन काम का है।
हाउसवाइफ कैसे मदद कर सकती है हमारी कंट्री की? हाउसवाइफ अगर आज तक दिन में 8 घंटे काम करती थी और 8 घंटे में अपना काम खत्म करती थी, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो 6 घंटे या 7 घंटे में करे, और जो 1 घंटा बचे वो कहीं जाके इंटरनेट पे जाके यूएस में बच्चों को मैथ सिखाए, कोई इंग्लिश सिखाए, कुछ भी सिखाने की कोशिश करिए और कंट्री के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश करिए। जो लोग सरकार गवर्नमेंट जॉब्स में है उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में है, तो हमने बोला था लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोशिश करिए, प्लान करिए कि कैसे हम हर साल अपनी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंडिया में 20% से गिरा सकते हैं। अगर आप 20% से नहीं गिरा पाते तो कोई बात नहीं, डरिएगा मत। अगर 1% से भी कम होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैटलफील्ड छोड़ के मत जाइएगा। जो रोड के डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको सोचना है मैं हम लोग 20% रोड ज्यादा कैसे बना सकते हैं। जो जज हैं उनको सोचना है कि इंडिया में काफी कंपनीज इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके जब कोर्ट केस फंसते हैं तो सालों लग जाते हैं, तो क्या हम अपना हर साल 20% केसेस फास्टर करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, अगर नहीं हो पाए 1% भी हो तो हम बैटलफील्ड छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम सब ये 20% का चैलेंज ले लें और सोचिए अगर हम चाइना से हर साल 7%, 5% फास्टर ग्रो करना स्टार्ट कर दें, और इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि चाइना ने दुनिया से 5%, 7% हर साल फास्टर ग्रो करके दिखाया है। अगर हम भी उससे 5%, 7% फास्टर ग्रो करके दिखाएं तो 10-15 सालों में हमारा और उनका गैप काफी कम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है अगर हम सब मिलके ये 20% का चैलेंज लें, पूरे हिंदुस्तान को ये 20% चैलेंज दें, तो बहुत जल्दी हम चाइना के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे और उनको फाइनली डिफीट कर देंगे। और सिर्फ चाइना क्यों, पूरी दुनिया में हम शायद नंबर 1 बन जाएंगे, और तब किसी इंडियन को बोलना नहीं पड़ेगा कि वो इंडियन प्रोडक्ट खरीदे। इनफैक्ट बाहर के लोग भी सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद।